नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। हम लगातार शतकों के शतक एमसीक्यू की सीरीज चला रहे हैं। आज उसी क्रम में हम एक नए सब्जेक्ट के एमसीक्यू लेकर सामने आए हैं और उस सब्जेक्ट का नाम है भारत की अर्थव्यवस्था। इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो बहुत सारे फैक्ट्स जो भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को प्रतिबिंबित करते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय आय की गणना करना हो या भारत की अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी है और राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधियां क्या हैं, क्या फायदे हैं, क्या उसकी टर्मिनोलॉजी है, उसको आज हम पढ़ेंगे। एमसीक्यू के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में ऐसे कौन से संस्थान हैं, कौन से ऐसे प्रयास हुए हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को परिलक्षित करते हैं और उसको बताते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। दोस्तों इस प्रश्न को सबसे पहले रखने का उद्देश्य यह है कि हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका स्वरूप मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब मिश्रित शब्द जो बताता है वो दो शब्दों को बताता है, जिसमें सरकार और प्राइवेटाइजेशन यानी सार्वजनिक और निजी दो चीजों का अस्तित्व होता है। कैसे? सार्वजनिक शब्द बताता है सरकारी सिस्टम को और निजी शब्द बताता है प्राइवेट सिस्टम को। मतलब ऐसा देश, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां सरकार की कंपनियां हों और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हों और दोनों देश के विकास के लिए लगातार उत्पादन का काम कर रही हों, दोनों का अस्तित्व बरकरार रहे, दोनों की स्थापना सरकार के प्रमोशन से होती रहे, दोनों को ऋण की सुविधा प्रदान की जा रही हो और बहुत सारी जो अनुदान है वो भी प्रदान किए जा रहे हों। ये सारे सिस्टम्स जिस देश में विद्यमान होते हैं उस देश की इकोनॉमी को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। यानी देश की पहचान दो आधार पर होती है, एक राजनीतिक रूप से, एक आर्थिक रूप से भी। ठीक है, तो राजनीतिक रूप से किसी भी देश होता है, कोई भी उसकी राजधानी होती है, प्रशासनिक कार्यालय होते हैं, उसकी एक निश्चित भौगोलिक सीमा भी होती है। लेकिन जब हम किसी देश को अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से बताते हैं तो उसको हम अर्थव्यवस्था शब्द से बताते हैं। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था का अगर हम अध्ययन करेंगे तो आर्थिक जगत में हम भारत को कहेंगे इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलो, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का हमने जो आपको एक्सप्लेनेशन किया उससे स्पष्ट होता है कि जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान होते हैं। मतलब कहने का अभिप्राय यह है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए वहां सरकार की कंपनियां यानी सरकारी कंपनियां भी रहे और प्राइवेट कंपनियां भी रहे, तो उसको हम क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, लेकिन किसी भी देश में आप कुछ देशों के एग्जांपल्स देखेंगे जहां केवल ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा जो है प्राइवेट कंपनियां होती हैं, उस देश को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश कहते हैं, जैसे अमेरिका, चाइना। ठीक है, और जिस देश में ज्यादा सार्वजनिक कंपनियां होती हैं, सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियां होती हैं, उसको हम समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश कहते हैं। ठीक है, तो जैसे दक्षिणी कोरिया और रूस क्षेत्र में भी इसको किया गया है, लेकिन अब अधिकांश देशों में प्राइवेटाइजेशन को भी थोड़ा थोड़ा बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। दोस्तों भारत को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, यह तथ्य, ये प्रश्न पूछे गए हैं पुराने वर्षों में। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो भारत की अर्थव्यवस्था को बताएगा, उसको परिभाषित करेगा? तो दोस्तों इसमें से देखिएगा, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। कैसे? हमारे देश की जनसंख्या ज्यादा है और ज्यादा जनसंख्या होने के कारण उनको पर्याप्त मात्रा में जो रोजगार की सुविधाएं हैं उपलब्ध नहीं है, तो इसको हम एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में पहचान सकते हैं। मतलब हमारे यहाँ जो श्रमिक हैं उनकी संख्या ज्यादा है। एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। इसके हम रूप में परिभाषित नहीं कर सकते। क्यों? खाद्य की कमी के रूप में क्यों नहीं? क्योंकि भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है धीरे धीरे। एक व्यापार आधिक्य वाली, तो बहुत ज्यादा व्यापार नहीं है, कुछ क्षेत्रों में इसका व्यापार असंतुलन देखा गया है। पूंजी आधिक्य मतलब पूंजी की कमी है, इसीलिए विकसित देश नहीं है हमारा भारत। तो बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है,
अभी हम जो पुराने प्रश्न में डिस्कशन किए थे चाइना के बारे में, जो सरकारी कंपनियों की प्राथमिकता नहीं है, प्राइवेटाइजेशन की ज्यादा है, ऐसा नहीं है। चीन में भी जो है सरकार के स्वामित्व की ज्यादा कंपनियां हैं, तो उसको हम किस में रखेंगे, ज्यादातर साम्यवादी समाजवादी क्षेत्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देश की वृद्धि निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व होता है। तो दोस्तों देश की वृद्धि, ये जो एलिमेंट है ये किसमें शामिल होता है। इकोनॉमिक्स को जब हम अच्छे से पढ़ें तो दो तत्व आते हैं, एक होता है आर्थिक और एक होता है अनार्थिक। ये दो तत्व हैं, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, जैसे इसमें पूछा गया है, मेंस परीक्षा एमपीपीएससी में पूछा जाता है। तो आर्थिक और अनार्थिक तत्व को समझें। आर्थिक तत्व ऐसे तत्व होते हैं जिनका उत्पादन के क्षेत्र में सीधा प्रभाव पड़ता है। उत्पादन के क्षेत्र में सीधा प्रभाव कैसे पड़ता है, जैसे श्रम, ठीक, श्रम या श्रमिक। जैसे किसी भी कंपनी में अगर लेबर होगी, श्रमिक होंगे, तो ज्यादा श्रमिक होंगे ज्यादा कार्य होगा। अगर एक ही श्रमिक होगा, काम ज्यादा होगा, तो उत्पादन जल्दी नहीं होगा। ठीक, तो श्रम का बहुत इफेक्ट पड़ता है। श्रम जो है एक ऐसा कारक है जो अर्थव्यवस्था की, इसको क्या करता है, बढ़ावा देता है। ठीक है, आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देता है। इसके अलावा क्या, पूंजी, पूंजी यानी आपके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, तब तो आप उद्योग लगाओगे, कोई भी धंधा स्टार्ट करोगे तो पूंजी होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी जैसे पहले ज्यादा मैन मेड काम होता था, अब मशीन मेड काम हो रहा है। मशीनों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो रहा है ताकि जल्दी से जल्दी काम हो जाता है। जैसे घर बनते हैं, घर में जो पिलर के लिए जो गड्ढे बनाए जाते हैं, पहले व्यक्ति के द्वारा बनाए जाते थे, उसमें ज्यादा समय लगता था, ज्यादा कॉस्ट भी लगती थी। लेकिन अब मशीन के द्वारा पिलर को बनाने के लिए गड्ढा बना दिया जाता है और वहां फिर उसको फिल करते हैं रॉड के माध्यम से। तो ये श्रम हो गया, पूंजी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, संगठन हो गया, एक बकायदा संगठन होगा, ठीक, उसमें स्टाफ वगैरह होंगे, ये सब जो है आर्थिक तत्व के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसके अलावा अनार्थिक तत्व क्या होंगे, जैसे राजनीतिक। जैसे सरकार है, सरकार अगर कोई भी उद्योग को प्रमोट कर रही है, जैसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना, भारी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था, आधारभूत उद्योगों की स्थापना, बहुत सारे स्टील प्लांट खोले गए थे पूरे भारत में। तो ये राजनीतिक अगर सक्रियता है, राजनीतिक इच्छा शक्ति है, तो वो भी प्रभाव डालती है। लेकिन ये अनार्थिक तत्व है, ये सीधा संबंध इसका उद्योग क्षेत्र से नहीं है। ठीक है, राजनीतिक हो गया। सामाजिक, सामाजिक जैसे जिस क्षेत्र में चोरी, लूटपाट, गरीबी ऐसी घटनाएं अगर होंगी तो वहां के औद्योगिक क्षेत्र में भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा धार्मिक, धार्मिक रूप से अगर लोगों का जो विश्वास होगा विकास पर न होगा, या धार्मिक उन्माद होगा, धार्मिक कट्टरता जैसी भावना होगी, उसका भी विपरीत असर पड़ेगा। तो ये बहुत सारे कारक है। इसके अलावा वैज्ञानिक कारक, वैज्ञानिक कारक मतलब जिस देश में वैज्ञानिक प्रवृत्ति होगी, लोग इन्वेंशंस पर ज्यादा जोर देंगे, उस देश का ज्यादा विकास होगा। क्यों? क्योंकि नई नई तकनीकें खोजी जाएंगी, तो उससे नए नए कार्यक्रम, नए नए मशीनों और नए नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम नए प्रोडक्ट को बना पाएंगे। ठीक है, वो सीधा सा प्रभाव डालेगा उत्पादन के वृद्धि में। ठीक, तो वैज्ञानिक डायरेक्ट तो इसमें इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इनके द्वारा की गई, इजाद की गई तकनीकें ये अप्रत्यक्ष रूप से हमारे आर्थिक तत्व को बढ़ावा देती है, आर्थिक क्षेत्र गतिविधियों को बढ़ावा देती है। इसीलिए ये अनार्थिक तत्व होते हैं, डायरेक्ट प्रभाव नहीं डालते, लेकिन ये डायरेक्ट प्रभाव डालते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसमें जो देश की वृद्धि में कौन सा अनार्थिक तत्व है, तो सामाजिक व्यवहार। ठीक, सामाजिक जैसे हमने बताया, प्राकृतिक संसाधन, शक्ति संसाधन, पूंजी संसाधन, ये क्या आएंगे, ये आर्थिक तत्व में आएंगे। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन कैसे, जैसे आपके पास कच्चा माल है, ऊनी वस्त्र या सूती वस्त्र बनाने के लिए कपास चाहिए, कपास है, उद्योग खोल लो। शक्ति संसाधन माने हमें एनर्जी चाहिए, कोयला आधारित एनर्जी हो या परमाणु आधारित एनर्जी हो या जल आधारित एनर्जी हो, तो विद्युत का प्रयोग होता है। शक्ति संसाधन भी जरूरी है, जिससे उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। पूंजी भी चाहिए, कैपिटल चाहिए, लेकिन सामाजिक व्यवहार अनार्थिक तत्व हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, निम्न में से कौन सा आर्थिक सुधारों के लिए द्वितीय प्रजनन जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं, उसका भाग नहीं है? तो दोस्तों, आर्थिक सुधारों की जब बात आती है भारत में, तो ऐसे बहुत सारे कार्य जो हुए हैं देश में, जो विकास को बताते हैं कि हमारे यहाँ सुधार की प्रक्रिया बढ़ रही है। तेल के क्षेत्र में सुधार, विभिन्न देशों के साथ समझौता हुआ तेल की क्रय के लिए, और उसको भारत में स्टोरेज किया गया, विदेशों में भी स्टोरेज किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के घाटे को कम करने के लिए कुछ अनुदान सहायता भी प्रदान की गई। ठीक, शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं में सुधार, जो उनमें आवश्यक कमियां जो देखी गई उन पर तत्संबंधी सुधार किया गया। लेकिन न्यायिक प्रणाली में सुधार, न्यायिक प्रणाली में सुधार आर्थिक सुधार का अंग नहीं है, तो इसका आंसर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है, और न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है, संवैधानिक रूप से इसको स्वतंत्र घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए, विकास का भारतीय मॉडल किसे के हितों की रक्षा करता है? तो आइए देखते हैं, विकास का भारतीय मॉडल यानी हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है, ये किसके हितों की बात करता है? ऑप्शन दिया गया है व्यक्ति के, राज्य के, या व्यक्ति और राज्य दोनों, या किसी के नहीं। तो विकास का जो भारतीय मॉडल है किसके हितों की रक्षा करता है? क्या हमारे देश में बनाई गई सरकार के स्वामित्व को आगे नहीं बढ़ाती? क्या लोगों की भलाई के लिए काम नहीं करती? इसके आंसर हो जाएंगे दोनों सही है। माने सरकार अपनी संप्रभुता को, अपने भलाई के लिए भी काम करती है, और राज्य के लोगों के भलाई के लिए भी काम करती है। इसका मतलब दोनों। कैसे? जब व्यक्ति की भलाई करती है तो उसका मतलब होता है निजी, और जब राज्य की भलाई करती है उसका मतलब होता है सार्वजनिक। कैसे? सरकार कुछ कंपनियों को अपने स्वामित्व में रखती है, यानी कुछ कंपनियों पर किसका कंट्रोल रहता है? डायरेक्ट सरकार का होता है। उसको हम कहेंगे राज्य के अंतर्गत आधारित कंपनी, जैसे नवरत्न कंपनी, महारत्न कंपनी, ठीक है, मिनी रत्न कंपनी। व्यक्ति के अंतर्गत निजी संपत्ति का कैसे? कोई भी आप उद्योग खोलना चाहते हैं, बैंक से लोन लीजिए, प्रोजेक्ट स्थापित करिए, सरकार लोन दिवाएगी बैंक के माध्यम से, और आप भी अन्य लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था में विकास होगा। तो यहाँ निजी कंपनियों की भी स्थापना की जा रही है। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ठीक है, और इसी आधार पर भारत की आलोचना भी होती है कि हाँ, देश की 90% इनकम जो है सिर्फ 10% लोगों के पास है। तो ये जो व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की बात करता है, यही है विकास का भारतीय मॉडल। ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व है इसलिए। राष्ट्रीय आय क्या निरूपित करता है? दोस्तों, राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो बताता है? तो राष्ट्रीय आय क्या है ये देखना है। राष्ट्रीय आय है बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन मूल्य ह्रास को घटाकर, ये नहीं, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन मूल्य ह्रास को घटाकर विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय को जोड़कर, ये गलत। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर, ये बिल्कुल सही है। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद विदेश से प्राप्त निवल कारक आय घटाकर, ये गलत है। ये स्टेटमेंट राष्ट्रीय आय को स्पष्ट करता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारी नेशनल इनकम होती है, इसका मतलब ये है बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद को हम जीडीपी कहते हैं, जीएनपी कहते हैं, ठीक है, जीएनपी। और किस पर? बाजार कीमतों पर, यानी मार्केट प्राइस में क्या करेंगे? मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर, माइनस मूल्य ह्रास, ठीक, माइनस अप्रत्यक्ष कर, और प्लस सब्सिडी, ठीक है। ये जो है, ये जो हो जाएगा हमारा नेशनल इनकम हो जाएगा, ठीक है। तो जीएनपी ये फैक्टर कॉस्ट, लागत कारक पर, लेकिन ये माइनस बाजार कारक पर अगर हम मूल्य ह्रास को घटा दें, अप्रत्यक्ष कर को घटा दें, सब्सिडी जोड़ दें, तो ये जो है आपकी नेशनल इनकम को बताएगी। इसको हम जीएनपी एफसी फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। चलिए,
राष्ट्रीय आय क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रीय आय के बारे में हमने पुराने सवाल में देखा, यह साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। साधन लागत क्या होती है? साधन लागत को हम इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर कास्ट। ठीक है, फैक्टर कास्ट। कैसे? जैसे एक पेन को बनाने में 5 रुपए खर्च हुए और उसको आप कितने में बेच रहे हो? 10 रुपए में बेच रहे हो। ठीक, तो 10 रुपए क्या हो गई? सेलिंग प्राइस। और 5 रुपए क्या हो गई? फैक्टर कॉस्ट, माने लागत मूल्य। कितना हो गया ये? लागत मूल्य 5 रुपए। और आप बिक्री कितने में कर रहे हो? 10 रुपए में। इसमें जो इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर, वो अगर बात करें तो मान लीजिए 3 रुपए अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, और अन्य लागत अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल 10 रुपए, 2 रुपए लाभ के उद्देश्य से बेचा गया है। 2 रुपए लाभ हो रहा है, अप्रत्यक्ष कर 3 रुपए, तो कितना हो गया? 5 3 8 2 10। ठीक, तो यहाँ पास जो फैक्टर कास्ट होता है वो लागत मूल्य होता है, जिस लागत पर कोई वस्तु बनाई जाती है, यानी उस वस्तु की कीमत कितनी हो गई। तो राष्ट्रीय आय का मतलब होता है किसी भी वित्तीय वर्ष के एक वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य का योग। मौद्रिक मूल्य का योग मतलब उसका जो फैक्टर कास्ट है, जितने की वो वस्तु बनी है, वही उसका क्या है? मौद्रिक मूल्य है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका साधन लागत पर। ठीक है, चलिए। और यदि कोई वस्तु को अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दिया जाए, सब्सिडी को घटा दिया जाए, तो क्या हो जाएगी? वो मार्केट प्राइस कहलाएगी। ठीक है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसमें पूछा गया है कि यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाएं, तो वास्तविक आय का क्या होगा? तो ये जो स्टेटमेंट है ये बताता है कि यदि आपकी इनकम दोगुनी कर दी जाए और वस्तु की कीमतों को भी दोगुना कर दिया जाए, तब वास्तविक आय क्या होगी? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप 5 रुपए खर्च कर रहे होंगे और 5 रुपए इनकम होगी आपकी, तो यदि वो इनकम आपकी 10 रुपए हो जाए और जिस चीज को आप 5 रुपए में खरीद रहे थे उसकी कीमत 10 रुपए हो जाए, तो आपका खर्चा कितना होगा? 10 रुपए ही खर्चा होगा। यानी कहने का मतलब कि आप जो वस्तु खरीद रहे हैं हर साल जिस कीमत पर, अगर उसकी कीमत दोगुनी हो जाए और आपकी इनकम भी दोगुनी हो जाए, तो इसका मतलब क्या है? जितना आपका खर्चा पहले हो रहा था उतना खर्चा अब भी होगा। एक तो अपरिवर्तन होगा। अपरिवर्तन का मतलब कोई बदलाव नहीं होगा, जो पहले खर्च हो रहा था वही खर्च होता रहेगा उसी अनुपात में। यानी आप पहले 5 रुपए या 50 रुपए खर्च कर रहे थे, उस वस्तु की कीमत 100 रुपए हो गई तो आप 100 रुपए खर्च करोगे। आपकी पहले इनकम 50 थी, अब 100 हो गई। ठीक, सेम बात है। तो यहाँ पास कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो आय है, बढ़ी हुई आय बढ़े हुए मूल्य के द्वारा संतुलित हो जाएगी, इसीलिए कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला है, किस सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है? कहने का मतलब यह है कि जब हम सैद्धांतिक रूप से, यानी जो हम सूत्र बताए हैं, जिस प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय आय को क्या किया जाता है, आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है, आर्थिक विकास की, तो उसमें क्या ध्यान नहीं रखा जाता? ध्यान रखिएगा, यहाँ आर्थिक विकास की बात कही जा रही है। आर्थिक विकास क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं, पहले कि इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें साधारणतः क्या ध्यान में नहीं रखा जाता? सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, या विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि। तो दोस्तों जो हमारा आर्थिक विकास है देश में, कितना हुआ आर्थिक विकास, ये कैसे पता चलेगा? इस कथन का मतलब ये है कि हमारे देश में आर्थिक विकास हो रहा है, तो आप देश का आर्थिक विकास अपने घर के विकास से तुलना कर लीजिए। यदि आपके घर के आर्थिक विकास की हम अगर बात करें, तो कैसे आप आर्थिक विकास को मान सकते हैं कि हमारा आर्थिक विकास हो रहा है? तो हम अपने आर्थिक विकास को समझ लें तो देश के आर्थिक विकास को समझ लेंगे। तो आर्थिक विकास की बात करें, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। घरेलू उत्पाद में वृद्धि, मान लीजिए आपके पास 2 एकड़ खेत है, 5 एकड़ खेत है, कुछ भी है। अगर आप इस वर्ष 100 कुंटल अनाज उत्पादन कर लिए, अगले साल आप 200 कुंटल अनाज उत्पादन कर लिए, इसका मतलब क्या हुआ? सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, यानी आप उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, आपका उत्पादन बढ़ चुका है। ऐसे ही अगर देश में
सारी वस्तु और सेवा के जो टोटल वैल्यू है, फैक्टर कॉस्ट है, वो उत्पादन मूल्य बढ़ जाता है, उस वस्तुएं और सेवाएं ज्यादा बढ़ती हैं तो सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता है, उसको हम समझ लें। तो ये जो बताता है कि विकास हो रहा है, तो घर का विकास, देश का विकास, ये तुलना समझ लिए। तीसरा पॉइंट को समझ लें, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि। तो सकल राष्ट्रीय, यहां घरेलू से समझ लीजिए, वैसे घरेलू का अंदर होता है देश की सीमा के भीतर, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है इकोनॉमिक्स में, घरेलू सीमा के भीतर, बाहर की कंपनी कोई काम कर रही है हमारे देश में और वो भी कोई प्रोडक्शन कर रही है, उसका भी मूल्य हम घरेलू उत्पाद में जोड़ेंगे। लेकिन अगर राष्ट्रीय उत्पाद यहाँ शब्द आता है तो राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब होता है कि हमारे भारत की कंपनी विदेश में अगर कहीं कोई पैसा कमा रहे हैं, भारत के प्रवासी भारतीय वहां पैसा कमा रहे हैं, भारत भेज रहे हैं, वो भी इसमें जोड़ दिया जाएगा। लेकिन भारत में विदेशों के द्वारा जो कमाया जा रहा है पैसा, विदेशी नागरिकों के द्वारा अपने देश में भेज दिया जाएगा वहां जहां के होंगे, तो इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि का मतलब ये है कि अगर आपकी वृद्धि हो रही है इनकम की, आपके पूरे परिवार की वृद्धि हो रही है, जितने सदस्य हैं, तो मतलब पूरे राष्ट्र की वृद्धि हो रही है। लेकिन अगर आपके घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी दूसरी जगह से रिश्तेदार बनकर आया, तो अपने घर पैसा ले जाएगा, तो उसको हम घटा देंगे, तब हमारी टोटल वृद्धि समझ में आएगी। तो ये भी आर्थिक वृद्धि को दर्शाता है। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि मतलब पूरे सदस्य अगर 10 हैं, 10 की टोटल इनकम जोड़ दी जाए तो हर व्यक्ति की इनकम अगर बढ़े हर साल, तो उसको हम आर्थिक विकास बताएंगे। लेकिन विश्व बैंक से वित्तीय सहायता वृद्धि, तो अगर आप मान लीजिए कि आप किसी बैंक से लोन ले रहे हैं, तो क्या उस लोन को हम आर्थिक वृद्धि कहेंगे? नहीं, वो तो एक आर्थिक सहायता है, वो हमारी वृद्धि को दर्शाएगा नहीं, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा गलत, विश्व बैंक वाला, बाकी सही। यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर दिया जाएगा, देना चाहिए, ऐसा किसने कहा था? तो दोस्तों ऐसा कहने वाले अमर्त्य सेन है, नोबेल पुरस्कार विजेता है अर्थशास्त्र में, नोबेल पुरस्कार विजेता, ठीक है। 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में फेमस है, ठीक है। इनसे संबंधित कई फैक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। कल्याण अर्थशास्त्र के लिए इनको 1998 में नोबेल मिला है। ये भारतीय मूल के ये जो है भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, ध्यान रखिएगा। अमर्त्य सेन ने ही क्या कहा था कि भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए, क्योंकि मानव संसाधन का विकास कर दिया जाएगा तो देश में उत्पादन भी बढ़ जाएगा, ऐसा उनका कहना था। इसके अलावा ये जो है यूएनडीपी से भी जुड़े रहे। यूएनडीपी जो है एचडीआई इंडेक्स जारी करता है, तो महबूब उल हक और अमर्त्य सेन दोनों ने अपने प्रयासों के माध्यम से एक इंडेक्स जारी करवाया था और इसकी शुरुआत हो गई थी। अब पूरे दुनिया में विभिन्न देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर के 3 पैमानों के आधार पर हम एचडीआई इंडेक्स को मापते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। चलिए नेक्स्ट है, ये कुछ टर्मिनोलॉजी दी हुई है इकोनॉमिक्स की, थोड़ा सा कठिन होगी समझने में, लेकिन समझेंगे। मेल्ट डाउन क्या होता है? मेल्ट डाउन पद क्या बताता है? मेल्ट डाउन का मतलब होता है जो प्रतिभूतियां हैं, जो सिक्योरिटीज हैं, जो शेयर मार्केट में लगाई जाती हैं, उनकी कीमतों में जब गिरावट होने लगे तो हम उसको मेल्ट डाउन, उस स्थिति को क्या कहेंगे? मेल्ट डाउन कहेंगे, ठीक है। मंदी क्या होता है? मंदी जब कोई बिजनेस में डिमांड कम हो जाती है तो हम उसको कहते हैं संकुचन की स्थिति, इकोनॉमिक्स की भाषा में उसको संकुचन कहते हैं। तो धंधा जब बहुत मंदा चलने लगे उसको हम कह देते हैं मंदी, ठीक है, यानी क्रय विक्रय की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो ये इसका सही आंसर नहीं है, मिलान ये गलत है। समृद्धि दर की गिरावट से कोई मतलब नहीं है, यहाँ डिमांड ही कम हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डिमांड कम हो जाएगी तो सप्लाई भी स्थिर हो जाएगी, ऐसा। स्लो डाउन का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों स्लो डाउन का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद की गिरावट में वृद्धि, ये नहीं। स्लो डाउन का मतलब होता है किसी भी चीज में जो उत्पादन हो रहा है या उसकी वृद्धि हो रही है धीरे धीरे कम हो जाना या उसकी मांग कम हो जाना, ये स्लो डाउन को बताता है, ठीक है। चलिए, तो ये भी इसका गलत कॉम्बिनेशन है, केवल एक सही है, सही सुमेलित पूछ लिया है तो केवल एक बता देंगे, ठीक है। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत। दोस्तों हमारे भारत में स्वतंत्रता के पश्चात 1950 में पहली बार पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई थी और 1951 से लेकर के 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हो गई, ठीक है। लेकिन
इस दौरान 1951 से लेकर के 1981 तक केवल भारत में 4.5% की ग्रोथ रेट देखी गई थी। इसको कह दिया गया था हिंदू वृद्धि दर। प्रोफेसर राजकृष्ण अमेरिका में एक भाषण दे रहे थे, एक सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि हिंदू वृद्धि दर के संबंध में उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से कहा था कि भारत यानी हिंदुस्तान बहुत कम वृद्धि कर रहा है, उसको हिंदू वृद्धि दर से संबोधित किया था। ठीक है, लेकिन जब 1991 में एक नए तर्ज पर नरसिंघम कमेटी की सिफारिश पर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की सिफारिश पर, IMF के निर्देशन में भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई। उस दौरान हमारे देश में सरकार जो है PV नरसिम्हा राव की थी और उस समय वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री रहे जिनके हस्ताक्षर हमारे नोट में भी है, यानी गवर्नर रहे हैं रिजर्व बैंक के। ठीक है, 1985 के आसपास। तो मनमोहन सिंह को भारतीय उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। उदारीकरण क्या होता है? उदारीकरण का मतलब होता है विभिन्न कंपनियों को खोलना जिसके लिए लाइसेंस राज या बहुत सारे परमिट लेना पड़ता है, उससे मुक्ति मिल जाए। ठीक है, तो इसको हम उदारीकरण कहते हैं। LPG सिस्टम भी 1991 में आया, ये उन्हीं की देन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी देश के जीवन स्तर में प्रतिबिंबित होता है। कैसे प्रतिबिंबित होता है? तो अभी हमने पुराने प्रश्न में अच्छे से डिस्कशन किया था। जीवन स्तर को कैसे माप सकते हैं? यदि आपकी इनकम 20,000 है, बढ़ जाए 50,000 हो जाए तो आपका जीवन स्तर क्या हो गया है? उन्नत हो गया है। यानी यहाँ क्या बताएगा? प्रति व्यक्ति आय से। अगर हर व्यक्ति की आय में वृद्धि हो जाए तो उसका जीवन स्तर क्या बताएगा? उच्च बताएगा। और अगर उसकी इनकम 20,000 थी और 20,000 पैसा 5 महीने तक ना मिले तो क्या हो जाएगा? उसका जीवन स्तर निम्न स्तर पर प्रतिबिंबित होगा। यानी वो कार से आ रहा था तो साइकिल से आने जाने लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1949 में हमारे देश की आजादी मिलने के जस्ट 2 साल बाद देश में आर्थिक विकास के धारा में कुछ काम किए जा रहे थे। उसी दशा में राष्ट्रीय आय का गणना करने के लिए, राष्ट्रीय आय कैसे गिनी जाए, इसके लिए एक कमेटी गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष पूछा गया है कौन थे। उसके अध्यक्ष थे प्रशांत चंद्र महालनोबिस, भारत के महान सांख्यिकीविद। इनका जन्म 29 जून को होता है। भारत में सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ठीक है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है PC महालनोबिस के जन्मदिन के अवसर पर। और यही जो है हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल बनाए थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो 1949 में जो कमेटी बनी थी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनका जन्म पश्चिम बंगाल क्षेत्र में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से अनुमान किया था? इस प्रश्न में आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि सबसे पहले दिया गया है और भारत में दिया गया है और यहाँ नाम नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन से दूर हो जाएंगे। यदि सबसे पहले आ जाए, सबसे पहले गणना, तो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अगर आपको ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होगा कि ये केवल राजनीति से रिलेटेड रहे हैं, ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सांसद रहे हैं, भारत में इन्होंने धन के निष्कासन को सिद्धांत को दिया, कांग्रेस के 2-3 बार अध्यक्ष रहे, तो ये केवल राजनीति से रिलेटेड नहीं थे, ये बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे। इन्होंने 1867-68 में ये बताया था कि हर व्यक्ति की जो इनकम है 20 रुपए है। ठीक है, तो 20 रुपए इनकम बताया 1867-68 के समय में। ठीक है, ये दादा भाई नौरोजी। लेकिन अगर पूछ ले सबसे पहले वैज्ञानिक गणना, सबसे पहले कैसे? वैज्ञानिक रूप से, मतलब एक निश्चित सूत्र के माध्यम से जो इनकम जनरेट किया, बताया, उनका नाम था डॉक्टर VKRV राव। VKRV राव का नाम याद रखिएगा। इन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से बताया, लेकिन सबसे पहले कौन बताए? ये दादा भाई नौरोजी, 20 रुपए, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से इन्होंने बताया था। VKRV राव का नाम याद रखेंगे। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन किससे किया जाता है? अब यहाँ समांक, समांक एक स्पेशल शब्द है। समांक का मतलब होता है स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसका मतलब STATICS, सांख्यिकी, इसको हिंदी में और कह सकते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी मतलब आंकड़े। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है?
तो इसका आकलन किया जाता है CSO के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसकी स्थापना 2 मई 1951 को की गई थी और यहीं से जो है इसके द्वारा राष्ट्रीय आय के समंक यानी डेटा इकट्ठे किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? पूंजी क्या होती है? पूंजी जो है कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट के रूप में आती है। ठीक है, संपत्तियों को बेच करके मिलती है। तो ये जो आंकड़े होते हैं, कैसे आए, कितने आए, इन सबको एकत्रित करने का काम जो है करने का काम करता है भारत का रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी RBI और CSO। इन दोनों का काम है भारत में राष्ट्रीय जो पूंजी निर्माण है उसके आंकड़ों को इकट्ठा करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 2015 में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए कौन सा आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त हो रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार कंफ्यूज करेगा और बनेगा भी नहीं, इसलिए जान ले। पहले 2005 को रखा गया था और वर्ष 2015 के आसपास नई सरकार ने इसको चेंज कर दिया है। अब हो गया है आधार वर्ष 2011-12। ठीक है, 2011-12 वर्तमान में इसको निश्चित कर दिया गया है। यानी आधार वर्ष का मतलब क्या होता है? हमारी जो आय है, आय ये दो आधार पर निर्धारित की जाएगी, एक आधार वर्ष पर और एक होता है चालू वर्ष। चालू वर्ष का मतलब होता है वर्तमान और आधार वर्ष का मतलब होता है स्थिर। इसीलिए जब राष्ट्रीय आय की गणना दो आधार पर की जाती है, एक स्थिर, इसका मूल्य कम रहेगा, इसका मूल्य ज्यादा रहेगा। यदि किसी 2011-12 के आधार वर्ष पर आपकी बता दी जाए कि इनकम 92,000 रुपए सालाना है, तो ये कहीं 120,000 सालाना यानी 1,20,000 सालाना हो जाएगी। यानी इसका वैल्यू वर्तमान मार्केट रेट के आधार पर हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं बाजार मूल्य। ठीक है, बाजार मूल्य के आधार पर होगा, यानी वर्तमान मूल्य। बाजार क्या होती है? रोज बदलती रहती है, तो ये स्थिर हो जाएगा। यानी सन 2011-12 के आधार पर जो स्थिर मूल्य बाजार मूल्य रहा होगा उसके आधार पर इनकम होगी और यही आधार वर्ष के आधार पर हमारे देश की राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय वृद्धि को बताया जाता है। ठीक है, अगला है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण। हर साल सरकारी तौर पर प्रकाशित करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है? आर्थिक सर्वेक्षण से ऐसे आंकड़ों के प्रकाशन से होता है जिसको सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान लक्षित किया था और कितने हासिल हुए थे, इन सब की समीक्षा करने वाला क्या होता है? आंकड़ा होता है। और इसको प्रकाशित करने का काम जो है वित्त मंत्रालय का होता है। वित्त मंत्रालय का कौन सा विभाग? आर्थिक मामलों का विभाग। ठीक है, आर्थिक मामलों का विभाग यानी वित्त विभाग के द्वारा। ठीक, तो ये जो है आंकड़े प्रकाशित करता है। कब प्रकाशित करता है? तो बजट के पहले, बजट के पूर्व, जब बजट पेश किया जाता है उसके पहले ये आंकड़े जारी कर देता है, जिसको हम इकोनॉमिक सर्वे भी कहते हैं। ठीक है, आर्थिक सर्वे। आगे बढ़ते हैं। कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? यानी अगर हम भारत में रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है इन चीजों को पहचान जाएंगे कि क्या हमारे देश में नहीं दिखता है। श्रम की न्यून कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति आय कम, पूंजी निर्माण की न्यून दर, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। बताइए कौन सा इसमें नहीं है? प्राकृतिक संसाधनों की कमी है क्या? पूंजी निर्माण की न्यून दर है क्या? प्रति व्यक्ति आय कम है क्या? श्रम की न्यून कार्य क्षमता क्या है? मतलब कौन सा लक्षण नहीं है? तो सबसे पहले हम पहचान लेते हैं कि कौन सा लक्षण है। प्राकृतिक संसाधनों, पूंजी निर्माण की न्यून दर, ये बिल्कुल सही है, मतलब पूंजी की कमी होती है, विदेशों से कर्ज लेना पड़ता है। प्रति व्यक्ति आय कम, प्रति व्यक्ति आय की तुलनात्मक रूप से कमी है, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की उतनी कमी नहीं है। हमारे यहाँ छोटा नागपुर का पठार, प्रादीपी पठार में खनिजों की बहुत अधिकता है, धारवाड़ गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। श्रम की न्यून कार्य क्षमता, ठीक है, ये जो है नहीं है। कौन सा अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो ये हो जाएगा, मतलब हमारे देश में स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, सॉरी एक मिनट, यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कमी ये वाला हो जाएगा है, प्रति व्यक्ति आय कम है, पूंजी निर्माण की न्यून दर है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी ये नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों की अधिकता है।
तो हमें कई बार इसका अर्थ भी समझना होता है कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है, नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संसाधनों की अधिकता इसमें शामिल होगी, यहाँ लिखा है कमी, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा और अन्य संसाधनों की बचत, ये अवधारणा क्या है? तो कौन सी अवधारणा है? यदि आपके पास 10 रोटी है, अगले वाले दिन में आटा नहीं मिलेगा, तो आपको बचा के उसको चलाना है, तो आप कैसे करेंगे? आज 5 खाएंगे, कल 5 खाएंगे, मतलब दोनों दिन चलाएंगे। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है संपोषणीय विकास। संपोषणीय विकास का मतलब सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द जो है, इसके बारे में अगर पूछे तो एक याद रखिएगा, ब्रुंटलैंड आयोग। ठीक है, इस आयोग का नाम ध्यान रखिएगा। इसी आयोग के द्वारा सतत विकास की अवधारणा को लाया गया था। इसका मतलब यह है कि आज हमारे पास जितना पानी है, आने वाली पीढ़ियों के लिए पीने के लिए बचा रहे। हमारे देश में जितने जीवाश्म संसाधन है, पेट्रोलियम के, कच्चे तेल के स्रोत हैं, वो आगामी समय में भी बने रहे थोड़ा बहुत। इसीलिए सरकार वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान दे रही है, ताकि उन सब का दोहन न कर लिया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी ना बचे। ठीक है, वन संसाधन का संरक्षण करना, नए वन लगाना। ठीक है, पानी के लिए वाटर रिसाइकलिंग प्लांट लगाना, बहुत सारी नई नई रिन्यूएबल चीजें कर रही है सरकार। तो ये संपोषणीय विकास का हिस्सा है। संपोषणीय विकास का मतलब ये है कि उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना। ठीक है, पूरा दोहन ना कर लेना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? तो दोस्तों ये किसके संबंध में है? स्थायी विकास, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन, सामाजिक संसाधन। यह है प्राकृतिक संसाधन। कैसे? जिस संसाधन को प्रकृति ने हमको दिया है, यानी नेचुरली रूप से पहले से विद्यमान है, उनको हम दोबारा नहीं बना सकते। लेकिन भौतिक संसाधन, जैसे हम ये पेन है, पेन को बना लिए दोबारा भी बना सकते हैं, हजारों लाखों की संख्या में बना सकते हैं। ठीक है, औद्योगिक संसाधन, एक कंपनी खोल लिए, 10 कंपनी खोलिए, बहुत सारी खोल सकते हैं। सामाजिक संसाधन, सामाजिक संसाधन में हमारे जो समाज के उपयोग में आने वाले संसाधन उनको शामिल करते हैं, वो हासिल किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक संसाधनों को नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना माना जाता है। अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का मतलब कि ऐसे प्राकृतिक संसाधनों को हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा कर रखें, ताकि सतत विकास को पूर्ण किया जा सके। पहला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसी उस देश की सामाजिक पूंजी के रूप में जाना जाता है? दोस्तों सामाजिक पूंजी के रूप में किसको जाना जाएगा? क्या जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात, इसके भवन, अन्य आधारिक संरचना, मशीनों का स्टॉक, कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या का माप, समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर, किसको माना जाएगा? तो इसमें सोशल कैपिटल, सामाजिक पूंजी। ठीक है, सामाजिक पूंजी का मतलब समाज की महत्वपूर्ण चीज कौन सी होगी? समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर, यह बहुत इसको स्पष्ट करता है। ठीक है, जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात ये नहीं माना जाएगा, ये जनसांख्यिकी का भाग है। इसके भवन, आधारिक संरचना, मशीनों का स्टॉक, ये भौतिक संसाधन में है। कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या का माप, ये भी जनसांख्यिकी का भाग है। समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर, यदि समाज में आपसी भाईचारा है, सामंजस्य है, समाज में कलह नहीं होगी, समाज उन्नति करेगा, एक दूसरे की हेल्प करके समाज उन्नति करेगा, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला है नीम राणा, जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है, ये जो है कहाँ स्थित है? दोस्तों कई बार बहुत सारे स्थान अपने किसी यूनिक चीज के कारण फेमस हो जाते हैं, जिसको हम उस स्थान के नाम से जानते हैं। जैसे नीम राणा का टिकाऊ आर्थिक विकास मॉडल। नीम राणा एक जगह है, ये कहाँ जगह है? राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ है? राजस्थान में अलवर जिले में। राजस्थान के अलवर जिले में एक स्थान है, उसका नाम है नीम राणा, जहां सब चीजें आर्थिक विकास, सतत आर्थिक विकास के आधार पर की जा रही है। माने वहां पानी का यूज, वहां के संसाधनों का यूज इस तरह से किया जा रहा है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उसको हम बचा कर रख सके। तो ये राजस्थान में है, यहाँ टिकाऊ आर्थिक विकास मॉडल की बात कर रहा है, सतत विकास की बात कर रहा है। राजस्थान के अलवर जिले में है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का अध्याय जोड़ा गया था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में जो आर्थिक सर्वे हो रहा है, बजट के पहले पेश किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा, तो उसमें एक धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन के संबंध में भारत ने क्या क्या प्रयास किए हैं, कितना इन्वेस्टमेंट किया था, कितनी प्रगति हासिल की है, इसका उल्लेख भी किया गया है एक नया अध्याय, नया चैप्टर जोड़ करके। तो ये कब से प्रारंभ हुआ है, पहली बार कब हुआ था, ये पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा सन 2011-12 में। सन 2011-12 की वित्तीय वर्ष के दौरान यूपीए सरकार में सबसे पहले इसको शामिल किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सन 2011-12, और यही वो आधार वर्ष है जिसके आधार पर क्या किया गया है, जो है राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए आधार वर्ष को चेंज किया गया। इसका आंसर हो जाएगा 2011-12। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हमारा यह आज का सेशन यहीं विराम होता है। आने वाले समय में हम और नए क्वेश्चंस को इस सीरीज के साथ आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे पुराने वीडियोज को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, दोहरा कर सकते हैं, बार बार देखेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो इस तरह से अपने एमपीपीएससी प्रीलिम्स 21 मई 2023 के लिए तैयार हो जाइए और हमारे साथ इसको आगे डिस्कशन और लाइक के क्रम को आगे बढ़ाते चलें। जय हिंद, जय भारत।